हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग जैसे कि इस सीरीज में आप देखें कि इस चैप्टर से 2 लेक्चर हो चुका है, तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। जो 2 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कवर की थी, कुछ टर्म के बारे में सीखा था, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका स्टार्ट कैसे हुआ था, इसके हिस्ट्री पर्सपेक्टिव भी हम लोग देखे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में आज लेक्चर 3 में हम लोग कुछ और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। कुछ टर्म के बारे में जानेंगे, कुछ टेक्निक भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं, जो होस्ट है उसके डीएनए में। तो सभी टेक्निक के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे मालूम ही होगा कि ये जो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं ये सीईटी यूजी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से ही पता चल रहा है कि कुछ इंसर्ट का बात कर रहा है, उस इंसर्ट की वजह से क्या हो रहा है, कुछ इनएक्टिवेट हो रहा होगा चीजें। तो वो सब हम लोग देखेंगे डिटेल में, लेकिन आप टर्म को पहले समझिए। इंसर्शनल मतलब कि कुछ इंसर्ट की बात हो रही है, दूसरी जो बात है वो इनएक्टिवेशन मतलब कि कुछ ऐसा चीज होगा जो इनएक्टिव हो रहा होगा, किसकी वजह से, इस इंसर्ट की वजह से। तो हम लोग देखेंगे क्या है ये, डिटेल में देखेंगे। Selection of recombinant due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneously plating on two plate having different antibiotics। तो हम लोग जैसे लास्ट लेक्चर में भी बात किए थे कि अगर मान लीजिए कोई हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इसको यहाँ पे आपको लगा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है इसमें हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना यहाँ लाइगेट किया है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म में था ये जब जीन, तो इसमें क्या था कि ये जो था ये कोई एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करा रहा था, एम्पिसिलिन, ठीक है। एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस इस जिस भी होस्ट में जाता वो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो रेसिस्टेंट हो जाता। लेकिन जब इस पोजीशन पे अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये इनकॉर्पोरेट कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारा एक यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का साइट रहा होगा जिसमें हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले जाके इंसर्ट किए, तो ये क्या हो गया, ये इनएक्टिवेट हो गया। अब ये जिस भी होस्ट में जाएगा वो नहीं शो करेगा, आपको रेसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कराएगा, मतलब कि ये एम्पिसिलिन सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वही बात कह रहा है, ठीक है। Therefore, alternate selectable markers have been developed with different recombinant from non-recombinant। मतलब कहने का ये है कि अभी इसमें क्या है कि अभी आप देखेंगे एक प्लेट, हम लोग जो लास्ट लेक्चर, अगर आप लोगों को ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर को भी थोड़ा सा आपको सेंसिटाइज कराना चाह रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेट की जरूरत पड़ेगा। एक में आप देखेंगे कि एक में आपको रेसिस्टेंसी प्रोवाइड करा रहा होगा, एक में सेंसिटिव हो रहा होगा, इसका तब आप जाके आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें रेसिस्टेंट प्रोवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला प्लेट है। एक में जिसमें आपको सेंसिटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या है, वो जिसमें आपको रेसिस्टेंट मिल रहा है उसमें क्या है कि वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जिसमें वो सेंसिटिव हो गया है वो जाकर के क्या हो जाएगा, वो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लेट हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेट का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमको टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों यूज करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाते हैं ना कि ताकि हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो आपको कम हो जाए। तो इसमें देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्लेट व्लेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए कह रहा है कि एक ऐसा मेथड हो जिससे आपको बार बार प्लेट या ये सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़े। तो देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of ability to produce color in the presence of a chromogenic substance। कह रहा है कि एक अल्टरनेटिव मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर पाए। एक ही प्लेट में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर उसमें कोई क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, मतलब कि आप ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी हो जिसमें हम लोग क्रोमोजेनिक कुछ डाले तो अलग अलग डिफरेंट कलर वो हमें प्रोड्यूस कर दे। अगर मान लीजिए दो तरह का कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लैक और व्हाइट, तो हम अगर जानते हैं उसका टेक्नोलॉजी कि हाँ ब्लैक इसी केस में होगा कि वो रिकॉम्बिनेंट होगा तभी ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर व्हाइट कलर प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब है कि वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग कर ले तो एक ही प्लेट में हमारा सारा काम हो जाएगा, लेबर कॉस्ट जो है घट गया। तो वही कह रहा है कि ऐसा कुछ एक मेथड हो जिसमें एक कोई सिलेक्टेबल मार्क हो जिसमें क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हो, जिसके बाद हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाए रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए
इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे लैक जेड जीन, जो मान लीजिए कि अगर आपके किसी भी आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपने जिस वेक्टर में इंसर्ट किया है उसमें अगर लैक जेड जीन है, अगर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर के पहले देख करके आइएगा, फिर ये लेक्चर कवर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे हम लोग इस लेक्चर में भी उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, this results into inactivation of gene for the synthesis of this enzyme which is referred to as insertional inactivation। जैसे लैक जेड जीन होता है, लैक जेड जीन ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सिंथेसिस करता है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एंजाइम है। तो अगर ये जो लैक जेड जीन है, इसी जीन में अगर हम लोग जो है इंटरेस्ट जीन, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्टेड जीन को अगर हम इसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये डिसरप्ट हो जाएगा और इसके वजह से ये सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। यहां तक लॉजिकल है, वही कह रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह रहे हैं, है ना। तो ये देख रहे हैं कि लैक जेड जीन में जब हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किए हैं तो हमारा वेक्टर गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के सिंथेसिस रुक गई है या खत्म हो गया है, जिसके वजह से हम लोग इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। देखिए, टर्म को अच्छे से समझिए, टर्म का मतलब जब समझिएगा आधी चीजें आपको, आधा कंसेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाता है। इसलिए हम लोग बार बार हम जो है इस पे जोर दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड colony if the plasmid in the bacteria does not have an insert। अगर इंसर्ट नहीं है इसका मतलब ये जो है लैक जेड जीन अपने नॉर्मल कंडीशन में है। जब लैक जेड जीन अपने नॉर्मल कंडीशन में है तो वो क्या देगा, अगर लैक जेड जीन अपने नॉर्मल कंडीशन में है तो वो क्या कह रहा है, ब्लू कलर देगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि हम यहां बता रहे थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अब अगर हम इसमें इंसर्ट कर दिए हैं, लैक्जेड जीन डिस्टर्ब हो गया है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करेगा, या यूं कह लीजिए व्हाइट कलर में आपको ये दिखेगा कॉलोनी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। एक हम लोग डायग्राम के बेसिस पे भी समझेंगे। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं नीचे क्या है, उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो बीटा ये जो आपका ये इसको डिनोट क्या चीज से किया गया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज फ्रेगमेंट है, ठीक है, बैक्टीरियल जीन में है। अब कुछ जो है इसके पार्ट जो है फ्रेगमेंट जो है आपको प्लाज्मिड जीन में है। तो ये जाकर के कंप्लीट सिंथेसिस होगा और यहीं पे देखिए जब आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज मोलिक्यूल्स यहाँ पे हैं और ये वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस कर रही है, हाँ। अब यहाँ पे देखिए जब कॉलोनी की बात होगी तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो क्या है, आपको ब्लू कलर में, यहाँ पे आपको कलर कलर इसमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं है लेकिन ये ब्लू कलर है, आप इसको जो डोनेट किया गया है तो ये ब्लू कलर में आपको नॉन रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है, वहीं आपको व्हाइट कलर में रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट समझे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट इसलिए ब्लू कलर में दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज अवेलेबल है, उसकी सिंथेसिस हो रही है उस एंजाइम की, इसलिए हमारा जो इंसर्ट इसमें आपको इंसर्ट नहीं हुआ, जो जीन ऑफ इंसर्ट है उस कॉलोनी में उसमें जाकर के इंसर्ट नहीं हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो व्हाइट कॉलोनी दिख रहा है या ये कह लीजिए कलरलेस है, उसमें क्या है कि उसमें आपका कॉलोनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो गया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस है वो आपको इनहिबिट हो गई है, रुक गई है, इसके वजह से इस तरह का कॉलोनी दे रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग ये पीयूसी वेक्टर के नाम दिया गया है, ठीक है। ये द रोल ऑफ लैक्जेड जीन यहाँ पे दिया गया है। ये तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि जैसे अब मान लीजिए कि ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, ये बैम H1 किस में पाया जा रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका था, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन का क्लस्टर था, ठीक है। यहाँ पे बैम H1 एक साइट है, ये क्या है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस सभी के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो फिर से हम कह रहे हैं कि अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा जरूर। अब हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, तो ये देखिए एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट यहाँ भी है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट यहाँ भी है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट का जीन यहाँ था तो वो यहाँ पे पाया जा रहा है। लेकिन अब बात करें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन की, जो यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक तो है लेकिन बीच में क्या हो गया है, डिसरप्ट हो गया है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। इसलिए ये अब क्या हो गया है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, एस से इसको डिनोट किया गया सेंसिटिव, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो नेक्स्ट आपका कह सकते हैं हेडिंग है वो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, ई कोलाई के बारे में हम लोगों ने देखा था, सुडोमोनास के कुछ स्पीशीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है क्लोनिंग वेक्टर आपको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है वो एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का है। इस बैक्टीरिया से क्या होता है, थोड़ा सा हम आप लोगों को ऐसे वर्बली बता रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का रोल क्या होता है। ये एक तरह का डिजीज कॉज करता है प्लांट में, जो क्या कहते हैं उसको, है ना, ट्यूमर, है ना, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है ना, ट्यूमर ये इंड्यूस करता है। तो वो ट्यूमर क्या होता है, गॉल ब्लैडर, सॉरी, क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं उसको, जब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो ठीक है, ये एक प्लांट का डिजीज होता है। ये इसमें क्या होता है कि इस तरह का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ट्यूमर जो आदमी को ह्यूमन में होते हैं उसी तरह से प्लांट में भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो एक बात हो गई। तो इसमें होता क्या है कि ट्यूमर का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफिशियन जो पैथोजेंस होते हैं ये जाकर के उस प्लांट पे मतलब किसी भी कारण से, अगर उसमें किसी भी कारण से कट लग गया है तो वो एक तरह का एक क्या कहते हैं सिग्नलिंग मोलेक्यूल रिलीज करता है, जिसको आपको एसिटोसाइरिंगोन कहते हैं। एसिटोसाइरिंगोन क्या करता है, वो जाकर के सेंस करता है ये बैक्टीरिया, और उसके बाद बैक्टीरिया जाकर के उससे अटैच हो जाता है और वो अपना डेवलपमेंट करने लगता है, जिसमें बैक्टीरिया में कुछ देखेंगे हम लोग, कुछ एक पार्टिकुलर जीन होते हैं, वो जीन जाकर के उस आपको प्लांट में इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब आपको बेसिकली एक डिटेल आपको एक आउटलाइन दिया है, आपको उतना डीप में नहीं जाना है फिलहाल। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे अभी कैसे क्या दिया गया है, जो दिया गया है वही हम लोग आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। Agrobacterium tumefacium, a pathogen of several dicot plants, able to deliver a piece of DNA, जो हमें भी आपको कह रहे थे कि एक उनके पास डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग टी डीएनए कहते हैं। एक्चुअल में टी फॉर ट्रांसफर डीएनए है ना, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू अ ट्यूमर और डायरेक्ट एंड डीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजेंस, ठीक है। सिमिलरली ये आपको अभी हम लोग डिटेल में नेक्स्ट में देखेंगे। फिर देख रहे हैं आपको एनिमल में रेट्रोवायरस की वजह से क्या होता है कि कैंसर हो जाते हैं, कैंसर सेल जो है नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदल जाते हैं। तो अब देखें प्लांट और एनिमल में किस तरह से दो एग्जांपल आपको दिया गया है, एक रेट्रोवायरस का दिया गया है, एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन का दिया गया है। ये वायरस है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखिए एग्रोबैक्टीरियम के स्टोरी में थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे, अभी आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है। A better understanding of the art of delivering the gene by the pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools to the pathogens into useful vector delivering gene of interest to the human, ठीक है। जिसमें ये तो आपको उसके बारे में दिया गया है जो रेट्रोवायरस है, उसमें क्या हुआ कि आपका जो यूकैरियोटिक होस्ट है, जो एनिमल है, चाहे ह्यूमन है या कोई भी है, तो उसका अगर कोई सेल नॉर्मल से, हम लोग क्या है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम लोग के पास यूकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया या वायरस ये सब क्या है, ये जब वायरस जाते हैं वो तो प्रोकैरियोटिक्स नहीं कह सकते हैं, मतलब ये सेल है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जाकर के ह्यूमन सेल का जो नॉर्मल सेल होता है वो कैंसर सेल में बदल जाता है। रेट्रोवायरस कहने का मतलब ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा। तो ये सब हम अभी छोटी सी डिटेल इसलिए बता रहे हैं, कहीं पूछ दिया आपके एग्जाम में तो आपको याद रहे। तो अब आप बात करेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो होते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन has now been modified into the cloning vector which is no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to delivering the gene of interest into the variety of plants, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी हमने बताया कि जो आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन में जो होता है एक टी जीन होते हैं, टी डीएनए होते हैं, जो टी डीएनए जो है आपको ट्रांसफर करता है और उसमें ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है प्लांट में। तो अगर हम इस जो जीन है इसको इस तरह से मॉडिफाई करें कि ट्रांसफर तो जीन हो लेकिन वो ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं करे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। मान लीजिए कि मानते हैं कि एक कोई पोर्शन है डीएनए, ये पूरा डीएनए का पोर्शन है जो ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में जाकर के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जो ट्रांसफर के लिए जरूरी ये जीन है, सिर्फ मान लेते हैं, एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि अगर सिर्फ ट्रांसफर के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है ये जीन है, ठीक है, इतना ही जीन हमें ट्रांसफर के लिए अगर रिक्वायरमेंट है, बाकी ये जो है ये ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम एनी हाउ इस मैकेनिज्म को हाईजेक कर ले और इसको जो क्या करें कि यहाँ पे इसको अलग करके और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था वो हम लोग यहाँ पे अपना प्लेस कर दें और इसके जो ट्रांसफर वाला जो हेड था उसको रहने दे एज इट इज, तो ये क्या करेगा,
प्लांट में जाएगा और उसमें वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें ट्रांसफर कर देगा, लेकिन जो ट्यूमर इंड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए अब हम लोग इस टेक्निक को यूज कर रहे हैं। पहले ऐसा जब ये खोज हुआ तो आदमी मतलब साइंटिस्ट ने, जो रिसर्चर थे वो सोचे थे कि ऐसा करने के लिए, आज वो हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये खोज हो चुका है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है। वही बात कर रहा है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिसिन, जो ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिसिन में जो प्लाज्मिड है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग है, हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब इसको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह से यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कोई पैथोजेनिक या कह सकते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती है, बट जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म एज इट इज रहता है और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा उसमें जाकर के ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene of interest into animal cell। तो इसी तरह से रेट्रोवायरस में भी हम लोगों ने क्या किया कि कुछ जीन को कट किए, कुछ जीन को हटाएं और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसमें हम लोगों ने उसको इंसर्ट किया और फिर उस तरह से इन्फेक्शन करा करके हम लोग जो डिजायरेबल जीन था वो एनिमल में ट्रांसफर किए हैं। So once a gene or DNA fragment have now ligated into a vector, it is transferred into the bacterial plant and एनिमल वेयर इट मल्टीप्लाइज। तो अभी तक का जो कंक्लूजन ये है कि एक बार जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको हम लोगों ने सुटेबल वेक्टर में इंसर्ट कर दिया और उसको हम लोग चाहे अब उसको ट्रांसफर हम लोग हर तरह के ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं, चाहे वो आपको बैक्टीरियल सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जहां वो जाकर के मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। चलिए अब देखते हैं, अब होस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग के क्या कॉम्पिटेंट होस्ट कौन होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्लांट, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वेक्टर उठाए किसी भी होस्ट में प्रोड्यूस इंसर्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ता है और होस्ट को बहुत ही वाइजली आपको चूज करना पड़ता है कि वो जो भी आपका वेक्टर है उसके लिए कौन से होस्ट कॉम्पिटेंट है और कौन से सही है कौन से नहीं है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। Since DNA is a hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membrane। ठीक है, क्या है डीएनए? क्या है डीएनए? हाइड्रोफिलिक है, लेकिन जो आपका सेल होता है, जो आपके बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन होते हैं, वो क्या चीज होता है? फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो ये आपको डीएनए होता है वो इजिली नहीं पास कर पाता है सेल मेम्ब्रेन। तो उसको सेल मेम्ब्रेन पास करने के लिए भी हम लोग कुछ कुछ आपको केमिकल का यूज करते हैं, कुछ आपको फिजिकल मेथड का भी यूज करते हैं, तब जाकर के पास करता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे कि अब देख लीजिए, अगर किसी बैक्टीरिया में अगर हमको कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है तो क्या है, इसके पास कितने कवर है। एक तो सेल वॉल है सबसे पहले, प्लांट में भी सेम, प्लांट सेल में भी सेम है और एनिमल सेल में भी। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको जाकर के आपको डिस्टर्ब कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो जाकर के उसको आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे इन सभी चीजों से हम लोग ओवरकम होते हैं। In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to the take up DNA, है ना। तो वही बात अभी बताया जा रहा है कि जो आपका बैक्टीरिया है उसको जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेने के लिए हम लोग उसको मजबूर करते हैं। कैसे मजबूर करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एक तो सबसे पहले जो दिया गया है, एक जो है कि हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे किससे, आपको डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम हो गया, इससे एक बार ट्रीटमेंट देंगे। ये क्या करेगा, विच इंक्रीज द इफिशियंसी विथ विच डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियल थ्रू द पोर्स ऑफ इट्स सेल, है ना। सेल वॉल में बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो ये जो है कैल्शियम जो डाइवेलेंट कैटायन है, इससे अगर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे तो इसकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी वहां सेल वॉल के पोर्स से के थ्रू जाने के लिए। ठीक है, recombinant DNA can then forced into such cell by incubating the cells with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेल्सियस, then putting them back to the ice। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर क्या करेंगे, उसको जैसे उसको ट्रीटमेंट दिए उसके बाद उसको इंक्यूबेट कर देंगे, फिर आइस के साथ आइस पे रख करके उसको इंक्यूबेट कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर हम उसको थोड़ा सा टेम्परेचर, जैसे अगर वो इंसर्ट हो गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग फिर एक सेफ पॉइंट के लिए 42 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा, जो कि हाईली नॉर्मल आपको रूम टेम्परेचर से 35-37 से ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि उसकी जो इफिशियंसी है वो और अच्छे से इंसर्ट हो जाए हमारा जो डीएनए है। ठीक है,
तो इस तरह से फिर जैसे 42 पे करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो डीएनए है वो भी डिसरप्ट हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखने के लिए 42 ही करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। फिर उसको जो है आपको आइस पे डाल देंगे, आइस पे रख देंगे। दिस इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया को इसको जो है हम लोग बना रहे हैं कि जो भी हमारा आरडीएम है, जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स है, उसको वो बैक्टीरिया जो है अपने अंदर अलाउ करे, अपने अंदर उसको इंसर्ट करने दे। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, मतलब डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। भी हम लोग, मतलब एक यही मेथड नहीं है, बहुत सारे अदर मेथड भी है, जैसे एक माइक्रो इंजेक्शन हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, एक इंजेक्शन की तरह होता है, उसको क्या कहते हैं, जो एनिमल सेल्स होता है उसमें डायरेक्ट हम लोग आपको इंसर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे उसमें एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको अलग अलग मेथड से हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है जिसमें सेल वॉल और आपका जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो है, उसके बाद इसको हम ट्रीटमेंट दिए CaCl2 से, तो प्लाज्मिड जो है वो आपको बाउंड किया फॉर 42 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएं 2 मिनट के लिए। फिर क्या होगा कि प्लाज्मिड अंदर जाकर के आपको इंसर्ट हो गया आपके बैक्टीरिया में, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल था। इन अदर मेथड सुटेबल फॉर द प्लांट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्स आर bombarded with the high velocity of micro particles of the gold or tungsten coated with DNA into a method known as biolistics और जीन गन। जीन गन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड या टंगस्टन का कोटेड डीएनए को हम लोग उस पर बम्बार्ड करते हैं, मतलब कि उस पर कह सकते हैं मारते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जाकर के हमारा जो डीएनए होता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें ट्रांसफर हो जाता है। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजेंस वेक्टर्स विच व्हेन अलाउ टू इन्फेक्ट। ये जो अभी अभी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ा था वो टीआई प्लाज्मिड वाला, एग्रोबैक्टीरियम टूमेफिशियन और रेट्रोवायरस में, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जीन जो होते हैं उसको जो है, ये दोनों तो नॉर्मल कंडीशन में इन्फेक्शन प्लांट में एनिमल में कॉज करते ही है, तो उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने डाल रखा है उसके वजह से वो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे होस्ट में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें जाकर के इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए, अब कुछ उसके प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे क्या प्रोसेस होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, isolation of desired DNA fragments, ligation of DNA fragments into a vector, transferring the rDNA into host, culturing the host cells medium at a large scale and extraction of desired product। तो ये कुछ भी नया नहीं है, अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर में शुरू से लेकर के अंत तक अभी तक जो कवर किया है उसी का कह सकते हैं कंक्लूजन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो आपका जो है आइसोलेट करें, जैसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिए तो उस डीएनए को आप आइसोलेट करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर फ्रेगमेंटेशन, अब उसको जो है आपको जैसे आइसोलेट करेंगे तो वो तो जरूरी नहीं है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट पार्टिकुलर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वही है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग आपको जीन भी आएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग उसको पार्टिकुलरली आपको कट करेंगे, फिर जाकर के हम वेक्टर के डीएनए को कट करेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे, और आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट होने के बाद उसको फिर वेक्टर में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे। इसके लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं ये अब आप लोग बताइएगा, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में किए हैं, है ना। ये किस एंजाइम का यूज करते हैं कमेंट में बताइएगा जरूर। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर क्या करेंगे, जो डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है उसको फिर हम लोग होस्ट में आपको ट्रांसफर करेंगे, और उस होस्ट को हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन देंगे, ऑप्टिमम मीडिया देंगे, ऑप्टिमम जो आपको टेम्परेचर पीएच जो भी होता है उसको देंगे, ताकि वो सेल जो भी होस्ट है वो अपनी जो नंबर है बढ़ाता रहे। बढ़ाएगा तो क्या होगा, जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका भी नंबर उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा, ठीक है। और उसी को फिर हम लोग लार्ज स्केल पे ले जाएंगे कि जाके, ताकि वो जो जीन का प्रोडक्ट था, जो भी प्रोटीन था, एंजाइम्स था, वो हमें एक लार्ज अमाउंट में हमें मिल पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब चीजें, अभी तक सभी चीजें जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में हम लोग कवर किया है वो सब अभी तक हम लोग पढ़े हैं। चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में आगे देखते हैं कि जो जीन आइसोलेशन ऑफ
जीन मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल। सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विदिन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द ओपन। देखिए बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे हो रहा है, क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कैसे कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना? लेकिन आप जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप जो भी जीन है, जो इंटरेस्ट का आपका जीन है, वो पाने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, आपने पढ़ा कि कैसे हम उसे रन करके कैसे उसके साइज़ के बेसिस पे हैं हम लोग उसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? लेकिन इतना भी आसान ये मैकेनिज़्म कह सकते हैं, यार ये टेक्नोलॉज़ी नहीं होता है कि आप गए किसी बैक्टीरिया को किल किए और निकाल लिए। अगर ज़्यादा आप उसको कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका आइसोलेट करना है, जो आपको जीन आपको आइसोलेट करना है, वही आपका डिसरप्ट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो डीएनए है उसको आइसोलेशन करने के लिए हमें क्या-क्या चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है। उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या-क्या टेक्नोलॉजी, क्या-क्या मेथड है, उन सभी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए डीएनए जो है, अब ज़ाहिर-सी बात है डीएनए इनक्लोज्ड किसके हैं? मेम्ब्रेन, सेल वॉल, अगर बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रहे हैं तो, है ना? तो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के भी ऊपर क्या है? एक सेल वॉल है। तो ब्रेक द ओपन द रिलीज ऑफ डीएनए अलोंग विथ अदर मैक्रोमोलेक्युल्स सच एज़ आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड ऑल्सो लिपिड। इन सभी चैलेंज, ये सब आपको चैलेंज दे रहा है। मेम्ब्रेन है ना? उसके बाद आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड, शुगर्स हैं, लिपिड्स है, ये सब चैलेंजेस है। अब इस सभी चैलेंजेस को मान लीजिए कि अगर आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या लिपिड इस सभी को डाइजेस्ट करते, तो सिर्फ हमारा क्या बच जाएगा? हमारा जो है डीएनए बच जाएगा। ये तो डीएनए होल डीएनए हो गया ना, ये तो बैक्टीरिया का सारा डीएनए हो गया। अब इसमें से जो इंटरेस्ट है उसको कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। This can be achieved by the treating the bacteria cell, plant cell or animal tissue with enzymes such as lysozyme, है ना? lysozyme, cellulase plant cell के लिए और काइटिनेज फंगस के लिए, ठीक है? लाइसोजाइम क्या किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? बैक्टीरिया के लिए करेंगे। लाइसोजाइम क्या करेगा? ये सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इसके डिसरप्ट करेगा, ठीक है? इसका जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि लाइसोजाइम किस क्या क्या रोल है, तो ये आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये सेल वॉल को ब्रेक करता है। वहीं पे सेलुलोज के बात करें, सेलुलोज को जाकर के आपको क्या करेगा? उसको ब्रेक करेगा, जो कि क्या होता है? प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। काइटिनेज जो फंगस सेल वॉल काइटिन का बना होता है, इसलिए काइटिनेज एंजाइम का यूज करेंगे ताकि उसके फंगस के सेल वॉल को ब्रेक करे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्गर मोलिक्यूल सच एज लॉन्गर मोलिक्यूल ऑफ डीएनए इंटरवीन्ड विथ प्रोटीन सच एज हिस्टोन। अब आप जब देखेंगे कि आपका डीएनए जो है पैकेजिंग कैसे हुआ है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन आपको उस पे बाइंड हुए होते हैं, उसमें से क्या है? हिस्टोन, ठीक है? आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ द राइबोन्यूक्लियेज, वेयर एज प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विथ प्रोटीएज। यहाँ पे आपको बस एक कह सकते हैं आउटलाइन दिया गया है। तो आप यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ पे देखें कि आपका ये तो सेल वॉल टूट गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये सब टूट गए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका देखिए जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जब टूट जाता है तो सेल मेम्ब्रेन को आपको डिस्टर्ब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब आप उसके अंदर के जो मैक्रोमोलेक्युल्स हैं, जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक एंजाइम ऐसा यूज करें जो आपके प्रोटीन को स्पेसिफिकली जाकर के डिस्ट्रॉय करे। तो वो एंजाइम क्या है? वो है आपको प्रोटीएज। वहीं पे एक ऐसा एंजाइम यूज करें जो आरएनए को पार्टिकुलरली जाके डिसरप्ट करे। वो क्या है? वो है आपको राइबोन्यूक्लियेज। इसी तरीके से हम लोग अलग-अलग तरह का आपको एंजाइम्स यूज करके अलग-अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि जो आपका डीएनए है वो आपका प्रोटेक्टेड रहे, डीएनए डिसरप्ट ना हो। अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रिसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। This can be seen as collection of fine thread in the suspension। जब ये एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर रहे होंगे, जब इन सभी से ट्रीटमेंट देंगे और भी बहुत सारे हम लोग केमिकल यूज करेंगे, अगर उस तरह के किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज पाई जाती है। इम्प्योरिटीज कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो आपका एम है, आपका आइसोलेट क्या करना है? डीएनए। डीएनए के साथ कुछ भी आपको मिलता है वो उसके लिए क्या है? इम्प्योरिटीज है आपके लिए। तो अलग-अलग तरह के इम्प्योरिटीज के लिए अलग-अलग एंजाइम्स का यूज करते हैं, अलग-अलग मेथड का यूज करते हैं। जिसमें से हमने आपको प्रोटीन को रिमूव, आरएनए को कैसे करें, सेल वॉल को कैसे ब्रेक करें, ये सब हम लोगों ने देखा, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग जब इसको इथेनॉल जब हमें मिल गया, तो अब ये सस्पेंशन है। मान लीजिए कि आपका ये जो है एक इपेन ड्रॉप है या ट्यूब है, अभी ट्यूब समझ लीजिए, ट्यूब है आपका 2 ml का। तो इसमें क्या है? इसमें अभी भी सब कुछ है।
जो आपने ट्रीटमेंट दिया है, जिस एंजाइम से भी ट्रीटमेंट दिया है, वो भी है, आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, सब है, ठीक है? डिस्ट्रॉय होने के बाद भी तो इसी सस्पेंशन में है। तो अब इसको करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग चिल्ड इथेनॉल का यूज़ करते हैं। चिल्ड इथेनॉल जब आप यूज़ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो डीएनए होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा और बाकी सब जो होगा आपको ऊपर होगा। तो ऊपर वाले को आपको जो है सुपरनेटेंट को आप डिस्कार्ड कर देंगे, तो आपका सिर्फ ये बच जाएगा और ये आपको दिखेगा, आँख से आप देख पाएँगे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये है ना, ऐसे आपको दिख रहा होगा। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये डीएनए आपको ना ग्लास ट्यूब अगर है तो आपको उसमें दिखेगा कि डीएनए आपका इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ द थ्रेड, फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन, ठीक है? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक, जो कि अब हम नेक्स्ट स्टेप बताए ही थे पिछले स्लाइड में ही कि फिर हमें क्या चाहिए होता है कि अब आप डीएनए तो मिल गया, डीएनए का थ्रेड मिल गया बहुत लंबा, अब हमें स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस चाहिए जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसको कैसे कट करते हैं, उसके लिए हम लोग देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हम लोग यूज करते हैं, जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। और फिर उसको क्या करेंगे कि उसको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से फिर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, ठीक है? Restriction enzyme digestion are performed by incubating of purified DNA molecules with the restriction enzymes at optimum condition for that specific enzyme, ठीक है? फिर क्या करेंगे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और जो डीएनए है उन सभी को हम लोग प्रॉपर आपको इंक्यूबेट करेंगे प्रॉपर कंडीशन दे करके। वो कंडीशन डिपेंड करता है एंजाइम के ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, उस पर कितने टेम्परेचर तक वो एक्ट करता है, उस सभी मतलब जो भी उसको फुलफिल रिक्वायरमेंट है, फुलफिलमेंट के लिए जो भी उसके एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम कह सकते हैं कंडीशन है, वो हम लोग उसे प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो एंजाइम एक्ट करे उस डीएनए पे और वो जाकर के उसको प्रॉपर पोजीशन पे जाकर के कट करे। फिर उस कट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू द चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एनोड होते हैं। तो आपको जैसे कि मालूम है कि डीएनए क्या है, डीएनए एक नेगेटिव चार्ज है। हम लोग ये सब चीजें हम लोग मतलब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में ये सब कवर कर चुके हैं कि ये सब टेक्निक क्या होता है। अब यहाँ पे उसका यूज हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरडीटी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों को कहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ भागेगा। तो जो जितना ही छोटा होगा वो उतना ही तेजी से भागेगा, है ना? जो जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही धीरे धीरे भाग मतलब आपको जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए कहा द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर ऑफ डीएनए आल्सो। तो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको कट किए आप, उसके साइज के बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है? सेम आप वेक्टर के डीएनए को भी आप इसी तरीके से डीएनए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चला करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। The joining of DNA involves several process. After having cut the source DNA as well as the vector DNA, a specific restriction enzyme cut out gene of interest from the source of DNA and cut the vector at with a space are mixed and ligate at their position. मतलब कहने का यहाँ पे यही है कि अभी तक आपने क्या देखा कि जो डीएनए मोलिक्यूल्स था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कट किया, फिर वेक्टर के डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे इंडोन्यूक्लियस से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि जाकर के क्या करेगा, वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा। हम लोग कुछ एंजाइम के बारे में भी जैसे मान लीजिए BAM-H1 है, वो जाकर के आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कट किया और वो जाकर के वेक्टर को डीएनए को भी कट किया। फिर हम उस दोनों को मिक्स कर देंगे कुछ लाइगेटिव एंजाइम्स के साथ, जैसे लाइगेज एक एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उस एंजाइम के साथ अगर कर दिए तो जो आपका डीएनए आप जीन ऑफ इंटरेस्ट था और जो वेक्टर का डीएनए है वो दोनों जाकर के लाइगेट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, ठीक? वही दिया गया। दिस रिजल्ट इज इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, RDM, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि आपका जो प्रोसेस था क्या चीज़ का, आइसोलेशन। सबसे पहले कैसे आइसोलेट किए, बैक्टीरिया या प्लांट से स्पेसिफिक एंजाइम से ट्रीटमेंट देके उसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन और आपको आरएनए, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, इस सभी को डिस्ट्रॉय कर करके हमने आपको अपना जो जीन ऑफ डीएनए था उस ऑर्गेनिज्म का
उसको हम लोगों ने पहले अपना पिक किया, उसके बाद उसको जो है हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट दिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ताकि जो आपका स्पेसिफिक पोजीशन पे कट हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाया, फिर आइडेंटिफ़ाई किया कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ है। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के वेक्टर के डीएनए को भी हम लोगों ने अपने ग्रोथ जेल चला करके हम लोग उसका पोजीशन जो अलग-अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का है वो हम लोग आइडेंटिफ़ाई किए। उसके बाद दोनों आपका जो वेक्टर का डीएनए है और जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम लोगों ने इनक्यूबेट किया एक साथ लाइगेज एंजाइम के साथ, ताकि वो सब लाइगेट हो जाए। फिर ये जाकर के हमें बनता है क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने शुरू से अंत तक आज के लेक्चर में यही चीज़ कवर किया है। इसमें फिर हम लोगों ने देखा कि फिर उसको जो है होस्ट में कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वो तो हम लोगों ने शुरू में ही आज के लेक्चर में पढ़ लिया था कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिशियन के थ्रू या आपको रेट्रोवायरस के थ्रू प्लांट सेल, एनिमल सेल में करते हैं। प्लांट सेल में कुछ और बम्बार्डमेंट करते हैं, जैसे गोल्ड पार्टिकल, इस सभी के थ्रू भी टंगस्टन पार्टिकल का यूज़ करके हम लोग उसका आपको अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम अलाउ करते हैं कि वो उसके सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से पार हो जाए। एनिमल सेल में भी हम लोग माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। प्लांट आपका बैक्टीरिया में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग एक डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम का यूज़ करके कैसे हम लोग अपना जो है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मजबूर करते हैं कि वो हमें जो बहुत इफ़िशिएंटली वो हमारा जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल को पार कर जाए। फिर टेम्परेचर 42 डिग्री तक हम लोग रेज़ करते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि उसका एफिशिएंट और बढ़ जाए, और इस तरीके से वो जो है प्लाज़्मिड जो है बैक्टीरिया के आपके विदिन बैक्टीरिया चला जाता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, एक-एक स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या हो पा रहा है कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने जो आपका अगर आप लोग क्लास में एकदम शुरू से अभी तक एकदम आप क्या कहते हैं एकदम ध्यान से देखे हैं, समझे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपको एक बार में क्वेश्चन देख करके पढ़ेंगे, आपका आंसर समझ में आ जाएगा, ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल एज कॉम्पिटेंट सेल टू टेक अप डीएनए? किसे कहते हैं? जान रहे हैं? चलिए हम इसको थोड़ा आपको क्लास में दिखा भी दें कि हम इसको कहाँ कवर किए थे, है ना? इसको हम लोग यहीं पे कवर किए थे ना? किस किस चीज़ यहाँ देखिए, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे और इसका स्टेटमेंट में भी होगा कि दिस इज़ डन बाय द ट्रीटिंग देम विथ अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द डाइवेलेंट कंपिटेंट होस्ट। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? कैल्शियम का यूज़ करते हैं, जो कि इंक्रीज़ कर देता है इसकी एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ दिया गया है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द बैक्टीरियल सेल एज कॉम्पिटेंट सेल टू टेक अप डीएनए? तो आई थिंक इसका सही आंसर ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल, है ना? कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन ही जो है कॉम्पिटेंट सेल जो होस्ट होते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आपको सीईटी यूजी के 22 में आया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग का हर एक-एक लेक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट से, तो गौर से देखिएगा, कहीं कुछ मिस मत करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन अ सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड, है ना? तो अभी इसमें कह रहा है कि ये सब स्टेटमेंट है, सभी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि कह रहा है स्टेप को आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो है क्या पहले होता है, क्या बाद में होता है ना? इनिशिएशन से लेकर के एंड तक, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्यूबेशन ऑफ आरडीएनए विथ बैक्टीरियल सेल ऑन आइस, ट्रीटमेंट विथ डाइवैलेंट कैटायन, हीट शॉक ट्रीटमेंट, या सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग agar plate, place them on agar on again on ice, choose the correct answer from the following option। तो ये सभी ऑप्शन है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसे आपको लगाना है कि पहले क्या स्टेप होता है, फिर उसके बाद क्या आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सीईटी यूजी 2024 में पूछा भी गया है। तो इस तरीके से आप लोग एकदम गौर से इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं करा रहे हैं, इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग खुद बताइएगा कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।